एक्स मुस्लिम नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे स्ट्रीम में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच साहिल भाई अगेन टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और जो रिस्पांस था लास्ट वीडियो पे जब मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी, इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा मुझे कि चलो इतने सालों में नहीं, लेकिन कोई तो है जो थोड़ा सा सपोर्टिव लगा, एक हिम्मत आई अपने अंदर और ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। तो और साहिल नेहा आप जी, जी 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 आप बोलिए। ओके। सो साहिल, एज पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में काम कर चुकी हूँ, आपका जो इशू आ रहा है, जो आपका नंबर ब्लॉक है, तो आपको एक छोटी सी एडवाइस, आपको एक ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेंट जो होती है आपके बैंक में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये आपको प्रॉपरली वजह बताएंगे कि क्राइम ब्रांच से आपका ये ब्लॉक क्यों हुआ है अकाउंट। ओके, ठीक है। मैं तो वैसे भी मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ आपको क्योंकि आवाज़ एको हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ लोगों से डिटेल्स निकालने की कि एग्जैक्टली क्या इशू हुआ है, क्योंकि तो मेरे जो लॉयर है वो भी परेशान हो गए कि यार ये क्या नया नाटक है कि आपका नंबर बंद करवा दिया है। तो देखते हैं, 2-3 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इशू क्या हुआ है। तो ये तो मैं सॉल्व कर दूंगा। नेहा जी, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप, चूंकि एक एक्स मुस्लिम है और आपको पता है कि हम टेस्ट लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने लिया था, लेकिन चूंकि ये अलग से स्ट्रीम है तो एक टेस्ट होना जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एक्स मुस्लिम थी तो जाहिर सी बात है आपने नमाजें पढ़ी होंगी और यानी दुआएं याद की होंगी। तो कौन सी सूरा आपको याद है, क्या है, जरा हमें बताइएगा। जी साहिल, बहुत ही फेमस वाली जो है और जो मेरी फेवरेट हुआ करती थी, वो वाली सुना देती हूँ, जिसका मतलब मुझे बाद में पता चला तो मैंने बोलना बंद कर दिया। तो वो है, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद सना भी है, तो मैं सुनाई देती हूँ। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आप थोड़ा ओके। माइक को है ना थोड़ा सा नजदीक ले ले। अभी आ रही है सही आवाज? हाँ, ये सेटिंग पे ही रखिएगा। ओके, ठीक है, डन। ओके। तो आई थिंक मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ साहिल, कि कैसा रहा मेरे ये 12 साल का सफ़र। जी तो प्लीज। यस, तो मैं जो जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी मॉम जो थी, शी वाज़ हिंदू, ब्राह्मण फैमिली से। और क्योंकि मेरे नानी नाना सब हिंदू ही थे, मेरे डैड मुस्लिम हैं। और उन्होंने मेरे मॉम से शादी करने के बाद ऑफ कोर्स मेरी मॉम जो है वो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम हो गई। और शायद बचपन से लेके जब मैं अपना, मतलब मैं बचपन अपना जब देखती हूँ अभी और तब का, तो मुझे एक डिफरेंस और एक मेंटालिटी में एक वास्ट डिफरेंस समझ में आता है। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, तो ये होता है ना, हन्नफी है, शाफी है, 24 है, ये है, तो हम 24 थे। तो डैड हमें मज़ार वगैरह पे जाने के लिए हमेशा मना करते थे, लाइक हम दरगाह वगैरह नहीं जाते। तो उन्हें वो धागा बाँधना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उतना हमें समझ में आता था कि वहाँ नहीं जाते, बट क्यों नहीं जाते उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। और ऑफ कोर्स कोई सवाल पूछो तो जैसे आपको पता है वो कभी करेक्ट नहीं मिलता। तो हमने जो बोल दिया वो बोल दिया वाला हिसाब था। टिल द टाइम जब मैं आई थिंक अपने में जो सुन्नत होता है कि एक बार 7 साल की उम्र हो गई तो कुरान पढ़ना ही चाहिए, नमाज़ पढ़ना ही चाहिए, वो अपने पे फ़र्ज़ हो जाती है। तो उसी तरीके से मेरी जर्नी भी शुरू हुई। बचपन से तो वो अलीफ, बे, ते का पारा थमा देते हैं, लेकिन वो क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो टाइम पे समझ नहीं होती। बस पता है आपको अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के आप शुरू हो जाते हो। और वही प्रोसेस चलता गया काफ़ी टाइम तक, लेकिन ऑफ कोर्स एक इंटरनल फीलिंग ये सबको ही अलग होता है, राइट? तो मॉम को जब मैं देखती थी तो मुझे मॉम को देख के बड़ी डाउट आती थी, बिकॉज़ उनके माथे पे वो जो गोंदा हुआ होता था हरा कलर का, उधर उनको चटका दिया हुआ था ताकि वो जो गोंदा हुआ हरा है वो निकल जाए। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा उनके लिए रहता था कि ये क्यों है?
तो वो बोलते थे कि मुझे अल्लाह ताला का मतलब ये दिया है पनिशमेंट, क्योंकि वहाँ पे मैंने गलत ये किया था, तो वो मेरे दिमाग में था एज़ अ किड। तो वो तो उतना तक ठीक था, लेकिन जब फिर बाद में मुझे मौलाना पहले एक पढ़ाने आते थे, कुरान वग़ैरह, तो हम कुरान पढ़ने जाते थे। तो वो ना थोड़े टाइम बाद ना थोड़ा-सा मारने लगते थे, मतलब अगर याद नहीं होता था, जैसे 5 कलमा जो था, वो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी याद करने में, तो वो रट्टा करवाते थे। मतलब तोता होता है ना कि ये पढ़ो, यही प्रॉब्लम है, ये पढ़ो, ये सीखो, मतलब उसका मायने आपको पता नहीं होता, उसका मीनिंग क्या है, उसका हाथ-पैर क्या है, कुछ नहीं पता है आपको, लेकिन आपको वो याद करना है, बाय हार्ट, ताकि कल को आपको कोई पूछे तो आपको बस मुँह ज़बानी चटर-चटर आप बोलते जाओ। तो 2-3 दिन आई थिंक हो गए थे, तीसरे दिनों मुझे 4th डे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने वो मौलाना को ही मार दिया था। वो जो हमारा जो कुरान रखने वाली ये होती है ना, उसको ही लेके मैंने उनको मार दिया था, तो उन्होंने आना बंद कर दिया दूसरे दिन से और बोले मेरे डैड को कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा। एंड देन मेरी दादी ने शुरू किया हमें पढ़ाना। अगेन वो स्टार्टिंग फ्रेज़ था अम्मा पारा, देन कुरान एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमारा घर का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि हम ना थोड़े से मॉडर्न हैं, हमारे घर में कोई ऐसे बुर्का-विर्का का ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर्दा का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ों में ओपन माइंडेड फैमिली है। हदीस हमने ज़्यादा पढ़ी नहीं, क्योंकि हमको हमेशा हदीस से थोड़ा दूर रखा गया। आई थिंक बिकॉज़ दे सबको घर में पता था द रीज़न व्हाई, या उन्हें ही नहीं पढ़ना था उस चीज़ को। बट कुरान वाज़ समथिंग वेरी मच क्लोज़, बोलते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ जो लेनी थी ना, वही हमको बार-बार रिपीट की जाती थी। जहाँ तक अभी मैं समझती हूँ कुरान को, कि उसमें और भी काफ़ी कुछ है। वो 4-5 एक रिपीटेड चीज़ होती थी कि ये ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा, बैठने की दुआ, उठने की दुआ, सब चरी की चप्पल पहनने की दुआ। तो ये सब तो बेसिक हमको मतलब सिखाया था। बट देन इवेंचुअली जब मैं थोड़ा बहुत कुछ समझ पाई, तो मुझे लगा नहीं यार, लाइक ऐसा क्यों है? ये तो मतलब गलत है ना, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, क्योंकि मैं छोटी थी घर में, और मेरी बड़ी बहन तो मतलब वो जैसे-तैसे जो बोलते थे वो फॉलो करते थे। बट मुझे थोड़ी-सी ना डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी। मैं तभी वो टाइम पे मेरे को डांस का बड़ा शौक था। तो जैसे पता है कि डांस इज़ नॉट अलाउड, बट स्टिल मैं करती थी, क्योंकि मुझे पसंद था। और घर में डैड और मॉम इस मामले में सपोर्टिव थे कि नहीं वो करती है तो उसे करने दो, जबकि दादी-दादा का प्रेशर था कि ये मत करने दो। तो एक टाइम आया जब किसी ने मुझे देखा और ऑफर किया एक एड में काम करने के लिए, तो मुझे ऑफ कोर्स दादी दादा का ये आया कि नहीं हमने हज किया हुआ है तो इट्स नॉट अलाउड। तो वो एक करियर अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से वो टाइम पे चली गई, जिसका आज तक आंसर नहीं मिल पाया कि मेरे साथ क्यों किया गया वो। और वो बहुत ही अगेन उस टाइम के बाद मैंने शायद छोड़ दिया उस चीज़ में इंटरेस्ट रखना, क्योंकि मेरा दिल इतना टूट गया था कि फिर मेरे को नहीं करना है करके अब ये, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे 5 टाइम तो नमाज़ वाज़ कंपल्सरी इन द हाउस। अगर आपकी नमाज़ें छूट गई है, तो आप रिटर्न आओ, पढ़ो, और जो आपको सोना है सो जाओ, लेकिन आपको पढ़ना है। आप कितना भी थक कर आओ कुछ भी, आपको वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो आपको करना है। आप नमाज़ नहीं छोड़ सकते, भले कज़ा हो जाए, लेकिन आपको पढ़ना है। उसके बाद जब थोड़ा-सा जब हम मैच्योर इनफ हो गए जैसे, तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा बहुत चीज़ें जो है हमको बताई गई। जैसे कि जैसे हम लोग को लालच देते हैं ना, तो मुझे अभी भी याद है, कुरान अगर हम ख़त्म करते थे, हमारा कॉम्पिटिशन लगता था बहनों के साथ कि आपको कुरान ख़त्म करना है, ठीक है? तो हम लोग की कॉम्पिटिशन लगती थी बहनों की कि रमज़ान में जो है ज़्यादा कुरान कौन ख़त्म करेगा पूरे 30 पारे। तो हम लोग 2-3 बार ऐसे कर लेते थे, दिन-रात पढ़-पढ़ के, लेकिन अभी भी मायने पता नहीं थे। खाली ये पता था कि वो एक स्टोरी है और वो अरबी में पढ़ी जाती थी। तो बस एक रट्टे पोपट की तरह जितना मैं जानती हूँ वही पढ़ते थे। और अभी भी मैं गारंटी देती हूँ, अगर मैं पूछ लूँगी घर पे की बहनों से, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसका आंसर पता होगा कि उसमें पूरा क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो होती है ना जो 5 अच्छी चीज़ें उसमें से उठा लो और बाकी सबको इग्नोर करो। आई थिंक वही वाला मेंटालिटी फॉलो किया है, क्योंकि मुझे याद है जहाँ से मैं आती हूँ, हम भी एक कन्वर्टेड मुस्लिम ही होंगे कोई टाइम पे, बिकॉज़ हमारा जो गाँव है मुंबई से बहुत नज़दीक में है और वो बहुत ही एक फ़ेमस प्लेस है।
तो वहाँ से जितने भी लोग हैं इतना पता है, क्योंकि मैंने मेरे डैड को सुना है ये बोलते हुए कि हम लोग सारे कन्वर्टेड ही हैं। हमारे जो पूर्वज थे, दे वर ऑल हिंदूज़ काइंड ऑफ। तो इतना तो पता था कि हम लोग कन्वर्टेड है वो टाइम से। उसके बाद लेकिन फिर भी देखो कभी एक्सेप्ट नहीं किया है 4 लोगों के सामने कि नहीं ये गलत है, तो बोलते हैं ना एक स्टैंड होता है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं न कहीं अगर हम जिस समाज में रहते हैं ना, अगर हमने वो चीज़ छोड़ी ना, तो हमको शायद ना हमारे को कोई भी पूछेगा नहीं, वो होता है। और वो मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, बहुत अच्छे तरीके से। तो वो जब फ्रेज़ आया मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं सुनती नहीं थी वगैरह, एक इंसिडेंट है मेरे साथ जो हुआ था जो मैं कभी नहीं भूलूँ, और मैं आज भी लोगों को जब वो शेयर करना होता है तो बताती हूँ, और मुझे अभी भी बहुत, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। मेरी मॉम जो खुद एक कन्वर्टेड है, उन्होंने मैंने क्योंकि फ्राइडे के दिन मैंने पढ़ा नहीं था कुरान, ओके, नमाज़ के बाद, और मैं थोड़ी खेलने में बिज़ी हो गई थी, क्योंकि आई वाज़ स्मॉल, आई वाज़ ओनली इन 7th स्टैंडर्ड, ओके। तो उन्होंने मुझे मारा था, वो भी इस तरीके से कि आज भी मेरे लेफ्ट हाथ की जो लास्ट वाली उँगली है वो फ्रैक्चर्ड है, वो टेढ़ी है। मुझे उन्होंने किसने इतना मारा मारा था? था, मेरी मॉम ने, ओह! जो खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम है, सोचो। और आज भी वो उँगली को देखती हूँ तो आज भी उसकी हड्डी टेढ़ी है, साहिल भाई। और इतना फ़ील होता है ना, आज भी याद करो तो बहुत तकलीफ़ होती है वो बात को याद करके, कि एक चीज़ के लिए, अब वो मुझे अच्छे से भी समझा सकते थे वो चीज़ को, लेकिन नहीं, उन्होंने वो चीज़ प्रेफ़र किया, क्योंकि आपके एक बार ये चीज़ दिमाग में ऐसे बैठ जाती है ना पागलों की तरह, ये जो मैं आपके वीडियोज़ में भी ये जो पागल आ जाते हैं ना, फिर इनका इलाज नहीं होता, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ये चीज़ों से, तो इसका इलाज नहीं है, ठीक है? इनको खुद को समझना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे मैंने खुद से समझा है, मुझे कोई समझाने नहीं आया, या मुझे किसी ने बोला नहीं है क्या सही है। मैंने अपनी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, बोलता है ना, थोड़ा खोदना शुरू किया कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है जो हो रहा है, मुझे समझना पड़ेगा इसको। और ये सीन होने के बाद मैं और ज़्यादा हटती गई इन चीज़ों से, कि ये ऐसा क्या चीज़ है जो इतना रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि समझ में तो तब भी नहीं आ रहा था, बस रट्टा पोपट की तरह पढ़ रहे थे। आफ्टर 18 तो मैं तो बाहर जॉब विब करने निकल गई थी। कॉलेज टाइम पे भी मतलब मैं इतना तो समझ गई थी कि गलत है, ठीक है? इतना तो 100% समझ गई थी कि ये चीज़ गलत है। अब मैं गलत कैसे समझी थी? क्योंकि जब भी मैं कॉलेज जाती थी, एक बार मुझे किसी ने, एक मुस्लिम लड़का था, उसने मुझसे बोला था कि अरे नेहा तुझे शर्म आना चाहिए, तू मुस्लिम है, तू पर्दा नहीं करती है। कॉलेज में ये बात हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि मैं आरएम थी कॉलेज में। तो जब ये इंसिडेंट हुआ मैंने उससे बोला हाँ मेरे घर में कोई नहीं पहनता है, तो ही स्टार्टेड कि तुम लोग दोजख में जाओगे, तुम्हारी इबादत करके कोई मतलब नहीं है, एंड फलाना ढिमकाना। मैंने बोला ठीक है, मेरा ईमान मेरे पास, तेरा ईमान तेरे पास, इतना ही बोला उसे मैंने। और क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो टाइम पे उससे कुछ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए जिसके बारे में इतना ये नहीं है, तो मैं इग्नोर किया। उसके बाद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था वो टॉर्चर्ड जो होता है ना, वो कहीं न कहीं आपको आ जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो ग्रुप था ना, वो थोड़ा मुझसे डिस्ट्रैक्टेड रहता था कि तू सबको भड़का रही है, तू डांस में क्यों लेके जाती है, हमारी लड़कियों को मत लेके जाओ। तो वो था कहीं न कहीं, ठीक है, तू ये मत कर, करके तू है तो है करती है ना, तो उन लोगों को भी मत ये कर। मैं ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने वहाँ से बोला ठीक है फाइन चलो डन, और वो चीज़ निकल गई। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जब तक मैं समझ पाई और मुझे ऐसा लगा नहीं यार नाउ इट्स हाई टाइम एंड आई नीड टू लीव द हाउस, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर कहीं न कहीं फ़ील हो रहा था, ओके। और उसके बाद एक घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के काफ़ी टाइम बाद, लाइक 2 इयर्स आफ्टर आई लेफ्ट हाउस, तब तक तो फैमिली के टच में भी थी काफ़ी टाइम तक, कि आना-जाना लगता था, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे टर्म्स अलग है, तो डैड को पसंद था जिस तरीके से मेरा रहन-सहन था। नाउ रहन-सहन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ आवारागर्दी कर रही थी, बट चीज़ों के क्वेश्चन्स मेरे अलग होते थे। मुझे वो हमेशा वो नाटक जो होता था, वो सर पे दुपट्टा रखो और वो आया है तो अंदर चले जाओ, ये मतलब मुझे वो सब थोड़ा पसंद नहीं था। और काफ़ी मौलाना का भी आना-जाना, खाना-पीना घर पे हमारे काफ़ी होता था।
दिल्ली से भी काफ़ी आते थे घर पे मौलाना, मतलब बैठने-वैठने, क्योंकि डैडी एक अच्छे इस पे हैं, स्तर पर हैं। तो उस हिसाब से बहुत लोग का रिस्पेक्ट अलग था थोड़ा-सा घर पे, तो उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि कोई क्वेश्चन कर देगा तो क्या करोगे? तो इसीलिए फिर वो थोड़ा मैं अलग हो गई, क्योंकि मेरा जॉब भी, जो मैंने जैसे ही 18 क्रॉस किया, मैं अलोंग विद द कॉलेज आई वाज़ वर्किंग एज़ वेल, क्योंकि मेरे को पहले से ही बिज़नेस थोड़ा-सा माइंड मेरा पहले से ही उन चीज़ों में था। बड़ी सिस्टर इतना कुछ नहीं था उनको, वो हमेशा घर पे ही रहना पसंद करते थे, और थोड़ा बोलते हैं ना, ज़्यादा उनको पर्दा-वर्दा था, ज़्यादा घर के बाहर नहीं जाना, अंदर ही अंदर रहना, वो ज़्यादा वो प्रेफ़र करते थे। मैं थोड़ी-सी अलग फ़ेज़ में थी, थोड़ा इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, आई वाज़ नॉट एक्सट्रोवर्ट बट ज़्यादा इंट्रोवर्ट। तो जैसे ही घर छोड़ा, उसके बाद मैं घर के बाहर निकलने के बाद काफ़ी टाइम तक आई टूक अ होम रेंट पर, और फिर मैं रहने लगी, एंड देन आई वाज़ वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, व्हिच इज़ अगेन एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, बट कंपनी बहुत ही फेमस है, वुड नॉट नेम द कंपनी, क्योंकि उसमें कंपनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एक लड़का था कॉल्ड मोसी, एंड ही वाज़ माय टीएल, ठीक है, टीम लीड था वो मेरा। अरे बाप रे! वो बंदे को बस पता था कि आई लेफ्ट इस्लाम, ओके? बस जिस दिन उस बंदे मतलब को आपने पता चला, 18 साल में ही आपने इस्लाम छोड़ दिया था? या आपने 18 साल में इस्लाम छोड़ दिया था, तो आपके घर वालों को पता था कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है? अब तो वो डिस्क्लोज़ होना बाकी है, वो तो बाहर होता था ना फिर। अब तो वो डिस्क्लोज़ होना बाकी है, अब तो हुआ भी नहीं है डिस्क्लोज़। तो 19 इज़ व्हेन मेरे घर में पता चला, बिकॉज़ मेरे 2-3 फ़ोटोज़ जो थे वो उन्होंने देख लिए थे, ओके? और जिस तरीके से वो फ़ोटो सामने आए, इट वाज़ नॉट गुड, तो डैड को कन्फ्रंट मुझे करना पड़ा कि हाँ, मैं कुछ ये सब नहीं करती और मैं करने भी नहीं वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा-सीधा बोला, बेटा तेरे रास्ते अलग, मेरे रास्ते, हमारे रास्ते अलग, तू आज से हमारे लिए मर गई। वो दिन है और आज का दिन है, आज 12 साल हो रहे हैं, आज भी मम्मी-डैडी की बहुत याद आती है, और देखा तो नहीं है डैड को 12 साल से। खाली कोशिश की है 2-3 बार बर्थडे पे कॉल करने की इनिशियल इयर्स में, लेकिन उन्होंने फ़ोन कट कर दिया है जब मैंने मेरा नाम लिया है, ये बोल के कि पता नहीं रॉन्ग नंबर है शायद। तो है वो एक दर्द, क्योंकि माँ-बाप हैं, भले वो कैसे भी हों, आप उन्हें दिल से नहीं निकाल सकते। भले आप, उन्होंने आपके साथ कितना भी वर्स्ट किया होगा शायद, लेकिन माँ-बाप तो, उनकी जगह बोलते हैं ना, दुनिया में कोई नहीं ले सकता और ना कभी लेगा मेरे लिए तो। तो यस, उनकी याद हमेशा है, अभी भी है, बहुत अच्छे से है। कभी मन होता है तो बहुत दूर से जाके ऐसा देख लेती हूँ, छुपे-छुपाए, पूरा कवर करके अपने आप को, और समझ में आने नहीं देती कि मैं ही हूँ, ताकि बस देख सकूँ और खुश हो जाऊँ। इधर 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी। I mean, what kind of ideology is this यार? What kind of ideology is this? 18 साल की बच्ची है, वो इस्लाम उसको सही नहीं लग रहा है, वो फॉलो नहीं कर रही है, वो उससे बाहर आ गई है। 18 साल की बच्ची को ये कहना कि भाई तुम चूंकि अब इस्लाम नहीं फॉलो करती हो, तुम्हारे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, और वो फिर अपनी जिंदगी अलग गुजारे, और आप उसके साथ जो है वो अपना कोई भी रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते हो। आई मीन यार, क्या पागलपन है यार। बच्चों के लिए तो एक इंसान अपनी जान दे देता है यार, और तुम ये फेक मजहब, इस कल्ट के लिए तुम्हारा वो जो 18 साल का जो प्यार है वो तुमने खत्म कर दिया एक कल्ट के लिए। अरे तुमको मानना है तुम मानो यार, तुम दिमागी अपंग रहो, तुमको मानना है, तुमको बेवकूफ रहना है, तुम रहो। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा नहीं मान रहा है तो तुम उससे सारे रिश्ते तोड़ दे रहे हो, और एक लड़की को तुम ऐसी छोड़ दे रहे हो कि जाओ जो करना है करो, हम तक नहीं आना। चलो, गुस्सा था, 1 साल गुस्सा, 2 साल गुस्सा, एटलीस्ट उसके बाद तो एक बाप का प्यार, एक माँ की जो ममता है वो जाग जाती है। चल ठीक है यार, नहीं मानना है मत मान, छोड़, तो अपने हिसाब से रहे, लेकिन हम तुमको छोड़ नहीं सकते, हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। अब इनका 12 साल हो चुका है, एंड स्टिल
ये अगर कॉल कर रही है अपने वालिद को, अपने डैड को, तो वो बात तक नहीं करना चाहते। सीरियसली सीरियसली बहुत बहुत इसमें पागलपन है, और यही वजह है कि ये लोगों को पता नहीं होती है। जो लोग तारीफ करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो यूपीएससी या आईएएस की जो कोचिंग देते हैं, वो बहुत इस्लाम की तारीफ करते हैं, कुछ लिब्रांडू तारीफ करते हैं, कुछ सिक्युलर तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है। ओ भाई, ये है मजहब। ये ऐसा मजहब है जो इस्लाम को ना मानने पे तुम्हारे रिश्ते खत्म कर देता है। माँ की ममता खत्म, बाप का प्यार खत्म, रिश्ता खत्म। तो तुम किस इस हिसाब से इसको जो है ना वो बेस्ट कहते हो, जो रिश्ते तोड़ देता है उसको अगर ना माने तो। बहुत दुख हुआ नेहा जी की ये बात सुन के। आई कैन अंडरस्टैंड हर पेन। लेकिन 12 साल से इस तरीके का मामला चलना, दैट इज वेरी सैड। वी आर विथ यू नेहा जी। आप आगे बताइए कि क्या आप बताना चाहती है। नेहा जी अनम्यूट कर ले। जी, साहिल भाई आवाज़ आ रही है? आ रही, आ रही। ओके। सो ये ना खाली मॉम डैड तक भी नहीं रुका। आप यकीन मानो, ये मेरे दादी हैं, दादा है। मेरा बहुत बड़ा फैमिली से हूँ। और मेरे दादा की तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल बोलते हैं ना, वो मेरे बिना कुछ काम ही नहीं करते थे। इन पार्ट वो बोलते थे कि शी इज़ लकी फॉर मी। तो वो भी कहीं छूट गया, उनसे भी उनको देखा नहीं है। दादी-दादा है, बुआ है, चाचा-चाची है, बहुत बड़ी फैमिली है, आई टेल यू। और ये तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं मिलकर, बट मैं छूट गई हूँ। बड़ी बहन है, बहुत छुप-छुपाए मुझसे बात करती है बेचारी। और जब बात करेगी तो वो सोच समझ के करती है कि कोई आस-पास ना हो, क्योंकि उसने एक बारी मेरा नाम निकाल लिया था तो उससे बात करना बंद कर दी थी। जबकि उन्होंने मुस्लिम में ही शादी की है, जो मेरे जीजू हैं। और टचवुड उनको 2 लड़के हैं। तो उनसे भी बात करना बंद कर दी थी घर वालों ने, कि मतलब डैड ने, कि उसका नाम मत लिया करो घर में, वो है ही नहीं अपने साथ अभी। मतलब इन शॉर्ट, मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी शायद वो फैमिली में। और जिस तरीके से जा रही है चीज़ें, मुझे नहीं लगता मैं कभी उसमें जगह बना भी पाऊँगी, चाहे मैं कितनी भी करेक्ट रहूँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चलता है, एक ही बार मुझे एक वॉइस कॉल आया था मेरी मॉम का। मुझे लगा वो पूछेंगी कि मैं कैसी हूँ और कैसे रह रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे उस कॉल पे बद्दुआएँ डाल रही थी कि अल्लाह तेरे साथ ऐसा करेगा, तू इसमें जाएगी, तेरा कभी खुशी नहीं होगी तुझे, मतलब वगैरह-वगैरह। एंड इट ब्रोक माय हार्ट, मतलब बहुत गंदे तरीके से। सिंस देन शायद मैंने उन्हें कभी इन टच करने की कोशिश नहीं की, और मैंने उधर ही सोचा कि अब खत्म नेहा, अब उनके रास्ते अलग हैं, अपने रास्ते अलग हैं। लाइफ में मूव ऑन करो, प्रूव करके दिखाओ। और टच वुड, मतलब आई एम ब्लेस्ड बोलूँगी कहीं न कहीं, शायद मैंने कभी गलत नहीं किया था लाइफ में। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मुझे लगता है कि मुझे जितने भी लोग मेरी लाइफ में मिले हैं, बहुत ही अमेज़िंग मिले हैं, और वो स्टिल कैरी ऑन हो रहा है। आई एम वर्किंग राइट नाउ इन अ वेरी गुड कंपनी। और मैं किसी रिलिजन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगी, बिकॉज़ आई एम फॉलोइंग अप अ रिलिजन राइट नाउ व्हिच इज़ ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। लेकिन हाँ, आई एम राइट नाउ वेरी मच हैप्पी। एक है कहीं न कहीं कि वो चीज़ नहीं है जिसकी बद्दुआएँ मुझे अभी भी मिलती है, जब किसी को पता चलता है तो। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुई है, लेकिन अब वो बोलते हैं ना, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आज भी किसी को अगर मैं बोल दूँ ना कि हाँ, मैं थी कभी मुस्लिम और मैंने अपने आप को चेंज किया, या मैं आई लेफ्ट इस्लाम, ओके, तो उनका मुँह जो है ना, वो पता नहीं किसकी टट्टी की तरह हो जाता है आज भी। जैसे पता नहीं, मुझे शायद राशन या गेहूँ भी मेरे घर पे नहीं मिलना चाहिए, जैसे वही भरने आते हैं मेरा घर का राशन। और उनके पहले मुँह से यही निकलता है कि तुम तो ज़ोज़क में ही जाओगी। तो अब तक तो मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद आखिर तक भी नहीं जाऊँगी। हेलो साहिल भाई। जी जी, सुन रहा हूँ मैं, जी, आप जी, सुन बताते रहा हूँ मैं, जाइए। आप बताते जाइए। ठीक है। तो ये तो एक फ्रेज़ था। ऑफ़िस के तौर पे अगर मैं बताऊँ,
तो ऑफिस के यहाँ पे भी मुझे काफ़ी बैकस्लैश मिला है। अभी रिसेंट वाले नहीं, जब स्टार्टिंग में इनिशियली जब मैंने चेंज किया था, जब मुझे जवाब देना नहीं आता था और जब आप स्टार्टिंग में होते हैं ना, मैं बता दूँ, डर अगर आप डर गए ना, ये आपको खा जाएँगे, सच में। अगर आप डर गए तो। अगर आपने इनको उल्टा जवाब देना सीख लिया ना लाइफ में, आपने समझो सब कॉन्कर कर लिया। मुझे ये भी पता है आज इस वक़्त पता नहीं कितनी वहाँ पे लड़कियाँ, बहनें मुझे सुन रही होगी और उन्हें लग रहा होगा कि ये डेयरिंग कैसे? ट्रस्ट मी, अगर आपके सोच और विचार अच्छे हो, तो आप लाइफ में कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है? आपको नहीं ज़रूरत है। अगर आपको वो कल्ट में नहीं रहना है, आप एक्सेप्ट कर लो। अगर फैमिली कन्विंस्ड हो जाती है, तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर तो जो हाल, मतलब हाल तो नहीं बोलूँगी, टचवुड थोड़ा लाइफ के स्टार्टिंग फेज़ में मुझे तकलीफ हुई, लाइक 4 5 इयर्स आई वुड से। बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। लेकिन आफ्टर दैट 5 इयर्स इट वाज़ गुड, अमेजिंग, और अभी भी काफ़ी चीज़ें नया-नया सीख रही हूँ। तो मैंने बीच में भी सवाल किया था कि मतलब मेरे को अभी भी सवाल आते हैं और अभी भी मैं सोचती रहती हूँ। एक्स मुस्लिम नेहा रखने का जो मेरा मकसद था, इट वाज आई चेंज्ड व्हेन मैंने साहिल भाई का इंटरव्यू देखा ऑन एनडीटीवी। तब जाके मुझे लगा कि अरे, मतलब इन मौलाना को प्रॉब्लम है एक्स मुस्लिम रखने से, राइट? तो क्यों ना रखा जाए, इनको होने दो प्रॉब्लम। तो तब जाके मैंने मेरा नाम चेंज किया और नाउ मैं अगर कोई पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं थी किसी ज़माने में, अब नहीं हूँ। आई क्विट। मुझे वो कल्ट में रहना ही नहीं है। तो अब कोई जब सवाल भी करता है तो मैं उसे काफ़ी ज़्यादा आंसर भी दे पाती हूँ और प्रॉब्लम्स तो आएँगी, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे अभी 12 साल तो हो गए, अभी ये 13th ईयर काउंटिंग पे है मेरा। इट्स गोइंग गुड, आई एम हैप्पी कि मैंने वो छोड़ दिया। इसमें कोई भी, मतलब मुझे ऐसे बोलते हैं ना, गिल्ट फीलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। यस साहिल भाई। जी। हाँ, मैं आप म्यूट कर लेना जब आप नहीं बोल रही होंगी, क्योंकि आवाज़ डिले हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अभी आप एटलीस्ट जो है वो सेटल है। आई एम श्योर फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होंगी, आप अच्छी कंपनी में काम कर रही हैं। तो अब एक सवाल जो ये आया था, चूंकि आपने ये बात कही थी कि आपकी जो मम्मा है वो पहले हिंदू थी और वो कन्वर्ट हुई थी, तो वो मतलब शादी के लिए कन्वर्ट हुई थी, यानी पहले शादी किया उसके बाद कन्वर्ट हुई, या पहले कन्वर्ट हुई और उसके बाद कोई मुस्लिम से शादी किया, और जब आपने इस्लाम छोड़ा तो जो आपके नाना नानी थे, चूंकि वो तो हिंदू ही है, तो क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, क्या था मामला? तो साहिल भाई ऐसा है कि मम्मी ने शादी के बाद ही कन्वर्ट किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से नहीं किया था। शादी हुई और वही टाइम पे कन्वर्ट किया है और उन्होंने बाकायदा, जैसे ये कोर्स होता है ना, अपने यहाँ पे जाते हैं कोर्स करने, ये बाकायदा उन्होंने कोर्स करके पूरा इस्लाम सीखा है दूसरे स्टेट में जाकर। तो ये प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ की। जो वहाँ की लेडीज थी, वुजू कैसे करना है, दुपट्टा कैसे बांधते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, कुरान कैसे पढ़ते हैं, ये बाकायदा उन्होंने आफ्टर शी गॉट मैरिड तब उन्होंने किया है। नानी नाना टचवुड अभी भी हिंदू है और अगेन वो तो इतनी बड़ी परिवार है, वो तो कन्वर्ट तो होने से रहे। हम लोग जाते थे पूजा पाठ में, ऑफ कोर्स वहां पर भी कभी जब फंक्शन आता है गणपति वगैरह ना, उस चीज में बड़े लिबरल है हमारे घर वाले। लेकिन हाँ, आने के बाद मेरे डैड नहीं आते थे, मॉम जाती थी क्योंकि माँ बाप का घर है, वो भी काफी टाइम बाद। उसके बाद हम जब थोड़ा सा समझने लगे ना, तो हमारा भी जाना आना बंद कर दिया गया। इनफैक्ट 2000 आई वुड से 15 या 16 लास्ट कांटेक्ट हुआ था मेरे मामा मामी के साथ, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आज फोन किया आइंदा से नहीं करना, क्योंकि घर पे पता चलता है तो यहाँ पे भी झगड़ा होने लगता है। तो इसलिए फिर उनसे भी कांटेक्ट करना मैंने बंद कर दिया सैल भाई। हाँ, म्यूट कर ले आप। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि माँ बन गई मोमिना, उसके बावजूद उनके जो घर वाले हैं, मॉम डैड और भाई बहन, वो उनका साथ नहीं छोड़ रहे। यहाँ से आपको फर्क पता चलेगा कि ये किस तरीके की मेंटालिटी हो जाती है मुसलमानों की और गैर मुस्लिम की। इनके नाना नानी
इनके जो मम्मी है वो कन्वर्ट होने के बाद भी वो लोग इनका साथ इनकी मम्मी का साथ नहीं छोड़ रहे, वो वहां जा रही है, दे हैव एक्सेप्टेड। लेकिन इन्होंने इस्लाम छोड़ा तो इनकी मम्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये सोचा भी नहीं कि भाई मेरे माँ बाप ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, वो भी मुझे इस तरीके से घर से भगा देते, रफा दफा कर देते, रिश्ते नाते तोड़ देते। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, इतना भी नहीं सोचा। अच्छा, ये क्या बात होगी, मामा मामी कह रहे हैं कि भाई आपके आने से या आपके बात करने से झगड़े होते हैं। अरे तो झगड़े होते तो झगड़े होने दो, एटलीस्ट आपको जो है, चूंकि अभी आपके पास कोई आपके फैमिली का कोई है नहीं, मतलब ददिहाल से और माँ बाप, तो एटलीस्ट आपको अपने नाना नानी के साथ रिश्ता बना के रखना चाहिए। वो झगड़े हो या नहीं हो, उसे क्या करने का। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आपको अपने नाना नानी और जो ननिहाल वाले हैं उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये इतना बड़ा इश्यू क्यों है नेहा जी? ओके साहिल भाई, ये ट्राई किया था, मैं गई भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गई हूँ। लेकिन वो बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना सीन हो गया था वो चीज़ को लेकर, जिसमें काफ़ी गाली-गलौच एंड सब कुछ इन्वॉल्व हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को ये सब अननेसेसरी ये सब टैंट्रम्स झेलना पड़े एंड ऑल। तो इसीलिए मैंने खुद ने कहा कि नहीं, जहाँ तुम्हारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं ना, तो जाने दो, आप लोग रिश्ते कैरी ऑन करो, मुझे यहाँ से हट जाने दो। क्योंकि एक इंसान अगर इतने 6-7 रिश्ते बचा पा रहा है एक जन से, तो मुझे लगता है उसमें ही मेरी अच्छाई है बोलो या ह्यूमैनिटी तौर पे मुझे लगा कि ये सही रहेगा कि मैं एक हटने से इतने लोग मिल रहे, तो लेट मी ओनली गेट बैक। ओके, क्या आपकी मम्मी अभी भी आपके नाना नानी के साथ उनका रिलेशन है, भाई बहन के साथ रिलेशन है अभी भी? जी बिल्कुल साहिल भाई, जाते हैं, गाँव घूमने जाते हैं उनके यहाँ पे। सब कुछ बराबर है, एकदम बराबर है। नाना का जस्ट रिसेंटली इंतकाल हो गया है, जो मुझे लास्ट 2 मंथ्स पहले पता चला था। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई, लेकिन मेरी बहन ने ज़रूर वीडियो कॉल पे मुझे बताया था, जो मैंने उनके लास्ट उनको देखा, तो बस उतना ही याद पता है। ओके, तो अब जब से आप चैनल देख रही हैं, आई एम श्योर कि वो 18 साल में आपको इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी इस्लाम के बारे में। जब आपने चैनल देखा, अब आपका व्यू क्या है? डू यू रिग्रेट और डू यू फील प्राउड के यार मैंने इतना जल्दी इस कल्ट से बाहर निकल गई, और क्या क्या चीजें आपको गलत लगती है इस्लाम में? साहिल भाई, एकदम ऑनेस्टली बोलूँगी, थोड़ा-सा भी इसमें बटरिंग वाला पार्ट नहीं है। आपका चैनल कुछ टाइम पहले मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया था, मेरी स्टोरी उन्हें पता है, तो उन्होंने मुझे शेयर किया था। ये तो पहले से ही पता था कि ड डाउट नहीं है कि मैंने सही काम किया है, ठीक है। बट उसकी मालूमात जब आपसे और अच्छे से पता चली, तो आई फाउंड इट वेरी लकी कि भाई मैं ये कल्ट पहले ही छोड़ चुकी हूँ। ठीक है। थोड़ी बहुत मेरी, जहाँ तक मेरी सोच जाती थी जब मैंने रिसर्च की थी, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्पेशली कुरान और हदीस को लेके कि कुरान पहले आया और हदीस बाद में आई है। और ऐसे टाइम पे आई है जब प्रॉफिट मोहम्मद चले गए थे, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आई है। तो फिर ये बुक आई कहाँ से? मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो वे ऑफ लिविंग तो इसमें है ही नहीं कि क्या सही हो कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। और ऐसा ऐसा धर्म मुझे नहीं अपनाना था जिसको तलवार की नोक पे रख के मुझे बोला जा रहा है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा बोलते हैं ना, हिंसा बोलते हैं ना हम लोग, तो मुझे, मैं वैसी काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। सो अच्छा लगता है, छोड़ दिया है। चेंजेस ये है कि अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि आई नो हाउ टू काउंटर पार्ट पीपल व्हेन दे आस्क क्वेश्चन। सो अभी तो एकदम बेधड़क, एकदम बिंदास होके बोलती हूँ कि आई मेड अ राइट चॉइस एट अ राइट टाइम। काश बचपन से ही नहीं होती उस कल्ट में, तो और ज्यादा आज कहीं और होती, ऐसा फील होता है मुझे। थैंक यू। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेहा जी जो है वो इस कल से बहुत जल्दी निकल गई। और दुख की बात यह है कि इनके घर वालों ने इनको इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया और कई सारी परेशानियां इनको झेलनी पड़ी। और वो एक एम्प्टीनेस जो होता है
कि आपके घर वाले आपके साथ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एम्प्टीनेस कोई भी दूर कर सकता है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो घर वाले होते हैं। उनकी जगह जो है दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर एक्स मुस्लिम्स को जो है ये चीज झेलनी पड़ती है कि घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, और वो दुख और दर्द जो है वो हमेशा दिल में रहता है कि यार अ, ये वाली कमी जो है वो कौन पूरी करेगा। बाकी सारी चीजें तो आपको पैसा है, पार्टनर है, या जॉब है, या बाकी चीज है, वो सारी चीजें तो आपको मिल सकती है, लेकिन घर वाले कहाँ से मिलेंगे अगर वो आपका साथ इस तरीके से छोड़ दे। तो बहुत दुख की बात है, और हमारी कोशिश तो यही है कि भाई ये चीज को नॉर्मल किया जाए, और ये बताया जाए मोमिनों को कि भाई अगर आपके घर से आपका बच्चा या आपके परिवार वाले को इस्लाम छोड़ भी देते हैं, तो इतना तुम लोगों को सीरियस लेने की क्या जरूरत है। उनका जो हाल है, अगर वो गलत है और तुम्हारे हिसाब से अल्लाह सही है, तो वो देख लेगा ना। तुमको क्या करना है? तुम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि ये कैसे, ये मजहब अच्छा हो सकता है जो आपके रिश्तों को तोड़ देता है। बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, बाकी रिलीजन वाले तो ऐसा नहीं करते कि घर वालों ने कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया, या फिर वो उन्होंने भगवान को या जो भी गॉड को वो मानते थे घर वाले, वो छोड़ दिया। वो लोग तो नहीं छोड़ते यार, तुम लोगों के अंदर ये पागलपन क्यों है? तो उसकी वजह जो है वो इस्लाम है। उसकी वजह जो है हमारे प्यारे से बेस्ट रोल मॉडल है, जिनकी टीचिंग ही इस तरीके की है कि आपने रिश्ते को अहमियत नहीं देना है, आपने इस्लाम को अहमियत देना है। इसके लिए और इतने शातिर थे बेस्ट रोल मॉडल, उन्होंने जिस तरीके से इसको पूरा डिजाइन किया इस कल्ट को, वो मानना पड़ेगा। यानी वो दिमाग को इस तरीके से कैप्चर करना, उस पे हावी हो जाना कि भाई आदमी सोचता ही नहीं है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया। क्या कह दिया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकते यहां तक कि मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे 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 माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, और दुनिया के सारी चीजों से, सारे लोगों से मैं महबूब ना हो जाऊं। यानी आपने रिश्तों की अहमियत नहीं रखना है। आपके माँ बाप हो, आपकी औलाद हो, वो कोई भी हो, वो रसूलुल्लाह के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये किस तरीके की बात है भाई? क्या सेट किया है मामला! वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। और हमारे जो बेवकूफ मोमिन हजरात है, वो इस चीज को मानते भी है और इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी जिंदगियों में। तो ये बड़ी दुख की बात है। मोमिनों को सोचना चाहिए, और वो लोग जो इस्लाम को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये मजहब जो है ये रिश्तों को तोड़ता है, ये जोड़ता नहीं है। यहाँ पे बस एक कॉमन चीज वो है रिश्तों को जोड़े रखने की, वो है ईमान। अगर ईमान नहीं है तो रिश्ता नहीं है। फिर आपके रिश्ता जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता। अगर आपने ये जो कॉमन लिंक है ईमान का, उसको आपने हटा दिया, ये मामला पूरा है। नेहा जी, और कुछ अगर बताना है तो आप बता सकती है, वरना फिर हम आपकी जो ये स्टोरी है इसको फिर क्लोज करके फिर हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे। कुछ अगर आपको और कुछ शेयर करना है तो आप बता सकती हैं। थैंक यू साहिल भाई, इतना मंच देने के लिए यही काफ़ी है। और एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गई थी कि एक टाइम था कि मैं खुद स्कार्फ और ये सब ओढ़ के जाया करती थी, लाइक फुल प्रैक्टिस लेने के, और वो मेरा शायद टर्निंग पॉइंट इन लाइफ था, क्योंकि वो कॉलेज के साथ ही कर रही थी। और वहाँ पे जिस तरीका का मैंने माहौल देखा ना, इट वाज़ हॉरिबल, मतलब हॉरिबल मतलब डेंजर। वहाँ पे जो औरतें आती थी उन्हें पता कुछ नहीं था, लेकिन इतना पता था कि आपको बस सुनना है, रोना है, और वो क्यों रोते थे तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। वो सुनते थे, वो सुनाते थे हदीस वगैरह, और ये रोते थे।
लेकिन उसमें रोना मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, वो आज तक मेरे लॉजिक ना दिमाग में नहीं बैठा। तो आई थिंक सच सही टाइम पे मैं वहाँ से निकल गई और अभी एक अच्छे इंसान की तरह जो जैसा मुझे दान पुण्य सब करना है वो कर रही हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। और बस थैंक यू सो मच साहिल भाई, एडम भाई को भी मेरा सलाम बोलना। अ, अगर वो मुझे लगा स्ट्रीम पे रहेंगे, और आप जो कर रहे हो हैट्स ऑफ टू यू, इसके लिए बहुत डेयरिंग लगती है। और कंटिन्यू दिस गुड वर्क, हमारा फुल सपोर्ट है आपके लिए। और जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सब लोग, और जितना हो सके फैला दो, ताकि हर एक के दिमाग में ये भी बात, जैसे ये दावत देते हैं ना, वैसे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल दावत देना शुरू कर दो तुम लोग, तो शायद कहीं हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू साहिल भाई। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर आपके मॉम और डैड ये सुन रहे होंगे तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास, क्या मैसेज देना क्या चाहती है मैसेज आप? देना चाहती हैं? अच्छा, अगर शायद वो सुन रहे रहेंगे तो एक ही चीज बोलूंगी, भले मैं कहीं भी रहूं या कुछ भी करूं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा जो दिल है और दिमाग है वो अभी भी उनका ही दिया हुआ है। तो आई लव देम, और मैं आई थिंक मैं अभी और कुछ नहीं बोल पाऊंगी साहिल भाई, क्योंकि मैं शायद ब्लैंक हो जाऊं अगर वो सामने रहे तो। लेकिन बस इतना बोलूंगी कि उनके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, या उनके बारे में सोचना कभी कम नहीं किया। आज भी जब सोचती हूँ कि इस मामले में डैड रहते तो क्या सजेशन देते, और उसी हिसाब से करती हूँ। तो हाँ, बस उनके लिए बहुत सारा प्यार, और वो हमेशा खुश रहे जहां भी है, उनको अच्छी सेहत दे, बस यही दुआ करूंगी उनके लिए। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी।